हेलो साथियों। अपेक्स बैंक कैडर ऑफिसर भर्ती परीक्षा 2024 तैयारी की जर्नी में ये हमारा तीसरा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के सभी अध्यायों को एक सरसरी नज़र में देखा और अधिनियम की एक सामान्य रूपरेखा को समझने का प्रयास किया था। आज हम अधिनियम की कुछ महत्वपूर्ण धाराओं को पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं मोनिल भाऊ आप सभी का मोनिल एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। आपके सामने स्क्रीन पर सहकारी सोसाइटी अधिनियम दिख रहा होगा। अगर आपको भी ये अधिनियम की पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम आपके लिए ये पीडीएफ उपलब्ध करा देंगे। तो देखिए, जो मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 है, ये 12 मई 1961 को प्रथम बार प्रकाशित हुआ था और ये 12 मई 1961 को प्रथम बार प्रकाशित हुआ था और इसका जो उद्देश्य है, लोकतांत्रिक साधन के रूप में और स्वयंसेवी तथा पारस्परिक सहायता पर आधारित लोक संस्थाओं के रूप में सहकारिताओं को संगठित करने, उनका विकास करने और उनकी स्वैच्छिक रचना, स्वशासी कार्यकरण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को प्रोन्नत करने और जनता के विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों के शोषण को रोकने और उनके सामाजिक आर्थिक विकास सुनिश्चित करने हेतु अधिनियम। चलिए, ये हो गया। इसके बाद इसको देखिए, इसकी जो धारा 1 है ये सामान्य है, जिसमें यह अधिनियम का नाम होगा मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960, जो कि संपूर्ण मध्य प्रदेश पर इसका विस्तार होगा। उसके बाद यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जब राज्य सरकार अधिसूचना जारी करेगी। तो ये आपने देखा, ये 12 मई 1961 को प्रथम बार प्रकाशित की गई थी। अब इसमें देखिए, धारा 2 में कई सारी परिभाषाएं हैं। तो देखिए, ये पॉसिबल तो नहीं है कि हम इतनी सारी परिभाषाओं को ध्यान में याद रख सके। तो इसमें से कुछ हम महत्वपूर्ण परिभाषाओं पे ध्यान देंगे और बाकी परिभाषाओं को एक सरसरी नज़र से देखेंगे, जिससे आपको थोड़ा याद रहे। देखिए, इसके क्रमांक याद करना आप कोशिश करिए अगर हो जाए तो, वरना मुझे लगता है कि वो थोड़ा कठिन है। कई सारी परिभाषाएं, तो उनके क्रमांक याद करना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो पहली परिभाषा है वो अपर रजिस्ट्रार की है। सो अभी अपर रजिस्ट्रार से अभिप्रेत है धारा 3 के अधीन नियुक्त किया गया सहकारी सोसाइटियों का अपर रजिस्ट्रार। ये देखिए, जो सभी धारा 3 में दिया गया है कि राज्य शासन द्वारा एक रजिस्ट्रार की नियुक्ति की जाएगी, जिसकी सहायता के लिए और अन्य अधिकारी होंगे, जो कि अपर रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार तथा सहायक रजिस्ट्रार होंगे। तो जहाँ जहाँ ये सभी नाम आएंगे, ये सभी धारा 3 के अधीन नियुक्त किए गए सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रार कहलाएंगे। सेल्स सोसाइटी, देखिए सेल्स सोसाइटी को थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम जिस बैंक में नौकरी के लिए या तैयारी कर रहे हैं वो एक सेल्स सोसाइटी है। सेल्स सोसाइटी से अभिप्रेत है वह सोसाइटी जिसका प्रधान उद्देश्य उन अन्य संस्थाओं को जो कि उनसे संबद्ध हो, क्रियाकरण के लिए सुविधाएं देना और उनके क्रिया क्षेत्र का विस्तार संपूर्ण मध्य प्रदेश पर हो। थोड़ा सा ये समझने में कठिनाई हो रही होगी। वे सोसाइटी जिनका प्रधान उद्देश्य उन अन्य सोसाइटियों को जो कि उससे संबद्ध हो, क्रियाकरण के लिए सुविधाएं देना हो और जिसके क्रिया क्षेत्र का विस्तार संपूर्ण मध्य प्रदेश पर हो। दूसरा है प्रशासक। प्रशासक से अभिप्रेत है तृतीय श्रेणी कार्यपालिक से अनिम्न श्रेणी का कोई शासकीय सेवक जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन सोसाइटी के कारोबार के संचालन के लिए रजिस्ट्रार द्वारा प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया हो, जो रजिस्ट्रार का नियंत्रण के अधीन तथा मार्गदर्शन में कार्य करेगा। सहायक रजिस्ट्रार, ऐसा ही जैसा कि हमने ये अपर रजिस्ट्रार में देखा था, वैसा ही सहायक रजिस्ट्रार है। कार्य क्षेत्र से अभिप्रेत है कि वह क्षेत्र जहाँ से सदस्यता ली जाती है तथा सोसाइटी जिस क्षेत्र में अपना व्यवसाय करती है। दूसरा प्राधिकारी से अभिप्रेत है धारा 57 की 57 ग की उपधारा 1 के अधीन गठित मध्य प्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी। देखिए, क्या है तो कि सहकारी समितियां जो है, इनका निर्देशन जो संचालन होता है, इसके लिए एक कमेटी गठित की जाती है। जो कमेटी उनके सदस्यों में से चुनी जाती है। इस चुनने की प्रक्रिया को निर्वाचन कहते हैं और ये जो निर्वाचन कराता है, ये संस्था है मध्य प्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी।
उपविधि से आशय देखिए, हर समिति का एक बायलॉज होता है, उपविधि होती है। जैसे एक पहले अधिनियम होता है, फिर उसके आगे उसकी नियम होते हैं, और जब संस्था की उपविधि होती है, जो कि संस्था के लिए एक नियम होता है कि संस्था क्या काम करेगी, कहाँ से करेगी, कैसे करेगी, कौन उसका, किसके क्या अधिकार होंगे, किसके क्या दायित्व होंगे, इस सब का निर्धारण संस्था के बायलॉज अथवा उपविधि में होता है। केंद्रीय सोसाइटी से आशय है सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक या कोई सोसाइटी जिसका क्रियाक्षेत्र राज्य के किसी भाग तक सीमित हो तथा जिसका प्रधान उद्देश्यों को संप्रवर्तित करना और उसी प्रकार की सोसाइटियों के क्रियाकरण के लिए तथा अपने से संबद्ध सोसाइटियों के लिए सुविधाओं का उपलब्ध कराना हो, और जिसके कम से कम 5 सदस्य सोसाइटी के सदस्य हो। केंद्रीय सहकारी बैंक से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत समझी गई कोई संसाधन सोसाइटी जो बैंककारी विनियम अधिनियम 1949 के अधीन या तो अनुज्ञप्त हो या जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस प्रकार अनुज्ञप्त किए जाने तक बैंककारी कारोबार करने के लिए अनुज्ञात हो। ये ऐसा है कि जो केंद्रीय सहकारी बैंक है, जो बैंककारी विनियम अधिनियम 1949 के तहत सूचीबद्ध हो या रजिस्टर्ड हो, या जो बैंक आरबीआई के नियम के अनुसार बैंक करने के लिए अनुज्ञात हो। उसके आगे है जिसका कार्यक्षेत्र के मध्य प्रदेश के राज्य के किसी भाग तक सीमित हो तथा जिसका मुख्य उद्देश्य यह हो कि वो अपने से संबद्ध सहकारी सोसाइटियों के लिए निधियों का सृजन करे और कृषि, औद्योगिक तथा अन्य सहबद्ध प्रयोजनों के लिए इन सहकारी सोसाइटियों के लिए क्रेडिट, माल, सेवाएं अभिप्राप्त करे और क्रेडिट, माल या सेवाएं या उधार के रूप में उनका प्रदाय उन सहकारी सोसाइटियों को करे। देखिए, थोड़ा भाषा इसकी क्लिष्ट है, तो आपको थोड़ा इनको समझने का 1-2 बार पढ़ना पड़ेगा, तब ये समझ में आएगी। कंपनी से अभिप्रेत है कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 3 के यथा परिभाषित कोई कंपनी। सहकारी संघ अगला है जो C4, सहकारी संघ से अभिप्रेत है कोई ऐसी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी जिसका मुख्य उद्देश्य सहकारिता की शिक्षा तथा उसका प्रचार प्रसार करना, सहकारी सेवाओं का प्रशिक्षण देना और उनका विस्तार करना है। संचालक मंडल, ये देखिए, संचालक मंडल एक इम्पॉर्टेंट चीज है। जैसे हम कंपनी में देखते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, ऐसी सहकारी समितियों में भी एक संचालक मंडल होता है जो समिति के सभी कार्यों का संचालन, निगमन और नियंत्रण करता है। सभी कर्मचारी संचालक मंडल के निर्देशों के अनुरूप अपना कार्य करते हैं। चलिए, संचालक मंडल के अलावा जो है सहकारी बैंक से अभिप्रेत है ऐसा कोई राज्य सहकारी बैंक, कोई ऐसा केंद्रीय सहकारी बैंक, कोई ऐसा प्राथमिक सहकारी बैंक जो इसे अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो या रजिस्ट्रीकृत हुआ समझा जाता हो। सहकारी साख संरचना हमने कल भी पढ़ा था। सहकारी साख संरचना से अभिप्रेत है मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक या केंद्रीय सहकारी बैंक या प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी। परिसीमित दायित्व वाली सहकारी समितियों से अभिप्रेत है ऐसी कोई सोसाइटी जिसके वित्त चलिए आगे देखिए, वो पेज थोड़ा मिस हो गया, सॉरी। वित्तदायी बैंक से अभिप्रेत है कोई ऐसी सोसाइटी जिसका उद्देश्य उन सोसाइटियों को या उसके व्यक्तिगत सदस्यों को उधार दी जाने वाली निधियों को सृजित करना है, और उसके अंतर्गत आते हैं राज्य सहकारी बैंक, सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक, प्राथमिक नागरिक सहकारी बैंक और जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। फिर वित्तदायी संस्था से अभिप्रेत है राष्ट्रीय या राज्य स्तर की सहकारी संस्था या संगठन जो सहकारी सोसाइटियों या किसी व्यक्ति को वित्तीय सहायता या अग्रिम या उधार देता है। साधारण सोसाइटी से अभिप्रेत है ऐसी सोसाइटी जो धारा 10 की उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट किए गए शीर्ष 1 से 9 तक में से किसी भी शीर्ष के अंतर्गत न आती हो। कुछ टाइप्स, सोसाइटियों के टाइप्स दिए हैं, वे 9 टाइप की सोसाइटियों को विनिर्दिष्ट किया गया, सूचीबद्ध किया गया है। उनमें से अगर किसी एक में भी कोई समिति नहीं आती तो साधारण सोसाइटी कहलाएगी।
शासन प्रायोजित कारोबार से अभिप्रेत है केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित किसी योजना या कार्यक्रम के अधीन सोसाइटी द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले आर्थिक क्रियाकलाप। एक अगला है गृह निर्माण सोसाइटी। ऐसी सोसाइटी जिसका उद्देश्य उसके सदस्यों को गृह निर्माण के लिए भूखंड उपलब्ध कराना है और इसमें सम्मिलित है निम्न सघनता का घर निर्माण, निवास स्थान या प्रकोष्ठ, या यदि भूखंड, निवास स्थान, प्रकोष्ठ, फ्लैट पूर्व में ही अर्जित कर लिए तो सहकारी सिद्धांतों के अनुसार पारस्परिक सहायता और उसके सदस्यों को सामान्य सुख सुविधाएं और सेवाएं जिसमें गृह निर्माण वित्त पोषण सम्मिलित है उपलब्ध कराना। औद्योगिक सोसाइटी, देखिए संयुक्त रजिस्ट्रार जो आ रहा है ये फिर से आप वहीं देखा था धारा 3 से संबंधित है। समापक से अभिप्रेत धारा 70 के अधीन नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति है। देखिए समापक जो होता है जब किसी समिति का डिसोल्यूशन होता है, देखिए जैसे कोई समिति है वो काम कर रही है, अब वो समिति काम नहीं करना चाहती है, वो अपना पंजीयन निरस्त कराना चाहती है, या उसका समिति काम नहीं कर रही तो उसका पंजीयन निरस्त किया जा रहा है, तो उस प्रक्रिया को करने के लिए लिक्विडेशन या परिसमापन की प्रक्रिया करने के लिए रजिस्ट्रार द्वारा एक समापक नियुक्त किया जाता है। विपणन सोसाइटी, अच्छा ये जो समापक नियुक्त किया जाता है धारा 70 के अधीन नियुक्त किया जाता है। विपणन सोसाइटी, देखिए आपने भी सुना होगा कि सरकार जो उपार्जन का कार्य करती है, समर्थन मूल्य पर गेहूं, चना आदि का, धान का उपार्जन करती है, तो जो विपणन सोसाइटियां होती है सामान्य तौर पर ये भी इन कामों में लगी होती है। इसके अलावा देखिए सदस्य से आशय है वे सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के संबंध में जो आवेदन करते हैं वे सदस्य कहलाते हैं। और उसके अलावा भी है कि सदस्यता प्रदान वे लोग जिन्हें सोसाइटी के लागू अधिनियम तथा उनके नियमों और विधि के अंतर्गत जिन्हें सदस्यता प्रदान कर दी गई हो। अच्छा, सदस्यता में राज्य सरकार अगर वो किसी सोसाइटी में अंश पूंजी देती है तो वो भी सदस्य में आती है। अच्छा, बहुराज्यीय सोसाइटी, सहकारी सोसाइटी होती है, इससे अभिप्रेत ऐसी सोसाइटी है जिसके उद्देश्य एक ही राज्य से न होकर एक से अधिक राज्य में होते हैं, जो एक से अधिक राज्य में काम करती है। बहुप्रयोजन सोसाइटी, तो कुछ खंड में प्राथमिक उद्देश्य दिए हुए समितियों के, जो सोसाइटी एक से अधिक प्राथमिक उद्देश्यों को पूरा करती है वो बहुप्रयोजन सोसाइटी कहलाती है। राष्ट्रीय बैंक से आशय राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 की धारा 3 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है। अधिकारी, ये एक सामान्य वर्ड है, सभी लोगों को अधिकारी किया जाएगा समिति से संबंधित उसके क्रियाकलाप में भागीदार लोग। प्राथमिक सोसाइटी से अभिप्रेत है वे सोसाइटी जो ना तो शीर्ष सोसाइटी और ना ही केंद्रीय सोसाइटी है। प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी से अभिप्रेत है ऐसी सोसाइटी जो कृषि उत्पादन के लिए उधार उपलब्ध कराने के मुख्य उद्देश्य से संगठित की गई है और उसके अंतर्गत प्राथमिक सेवा सहकारी सोसाइटी, प्राथमिक कृषक सेवा सहकारी सोसाइटी, वृहत्ताकार सहकारी सोसाइटी और आदिम जाति सेवा सहकारी समिति है। प्राथमिक सहकारी बैंक, बैंक के रूप में रजिस्ट्रीकृत न की गई नगरीय या ग्राम सभा सोसाइटी से भिन्न कोई सोसाइटी जिसके उद्देश्यों के अंतर्गत उसके सदस्यों को उधार दी जाने वाली निधियों का सृजन किया जाना है और उसके सदस्यों को दिए जाने हेतु क्रेडिट अभिप्राप्त करना आता हो, जो या तो बैंककारी विनियम अधिनियम 1949 के अधीन अनुज्ञप्त हो या जो इस प्रकार अनुज्ञप्त किए जाने तक बैंककारी कारोबार करने के लिए अनुज्ञात है। उत्पादक सोसाइटी, वे सोसाइटी जो माल का उत्पादन तथा वहन अपने सदस्यों की सामूहिक संपत्ति के रूप में करने के उद्देश्य से बनाई गई है। प्रसंस्करण सोसाइटी ऐसी सोसाइटी है जो माल का उत्पादन यांत्रिक या शारीरिक प्रक्रिया द्वारा करने के उद्देश्य से बनाई गई है। रजिस्ट्रार, आप देखिए धारा 3 के अधीन नियुक्त सहकारी सोसाइटियों का रजिस्ट्रार।
प्रतिनिधि से है कि अभिप्रेत है किसी सोसाइटी का ऐसा सदस्य जो उस सोसाइटी का प्रतिनिधित्व अन्य सोसाइटियों में करे। रिजर्व बैंक आपको पता ही है। संसाधन सोसाइटी ऐसी सोसाइटी जो इस उद्देश्य से बनाई गई हो कि वह अपने सदस्यों के लिए उधार, क्रेडिट, माल, सेवाओं जो कि उनके द्वारा अपेक्षित हो अभिप्राप्त करे, और उसके अंतर्गत कोई सेवा सोसाइटी तथा कोई प्राथमिक शाख सोसाइटी आती है। रिटर्निंग अधिकारी, देखिए ये एक सामान्य शब्दों में मैं आपको समझा देता हूँ कि जो सहकारी समितियों के निर्वाचन होते हैं, सो राज्य निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा इस निर्वाचन को निर्वाचन की प्रक्रिया को करने के लिए जिस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है वो रिटर्निंग अधिकारी होता है। अनुसूचित क्षेत्र आप देख लीजिए। सोसाइटियों से अभिप्रेत है जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत समझी गई है। विनिर्दिष्ट पद से अभिप्रेत है अध्यक्ष या साधारण सभापति और उपाध्यक्ष या उप सभापति का पद। राज्य स्तरीय सहकारी सोसाइटी से अभिप्रेत है ऐसी सोसाइटी जिसका कार्यक्षेत्र संपूर्ण राज्य में हो, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो अथवा रजिस्ट्रीकृत की गई समझी गई हो। और ये याद रखिए, हम जिस बैंक में की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं वो भी राज्य स्तरीय सहकारी सोसाइटी के अंतर्गत आता है। अधिकरण से अभिप्रेत है धारा 77 के अधीन गठित किया गया मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण, जो विवादों की स्थिति में जहां पे निपटारा किया जाता है। अब देखिए ये हमने मेन परिभाषाएं देखी है। अब हम कुछ मॉक टेस्ट लगा लेते हैं, तो आप इसका जवाब देने की कोशिश करिएगा। मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम के अनुसार शीर्ष सोसाइटियों का कार्यक्षेत्र होगा पंचायत क्षेत्र तक, जिला क्षेत्र तक, संपूर्ण मध्य प्रदेश तक, किसी विकासखंड स्तर तक। तो इसका उत्तर होगा संपूर्ण मध्य प्रदेश तक। शीर्ष सोसाइटी से अभिप्रेत है वह सोसाइटी जिसका प्रधान उद्देश्य उन अन्य सोसाइटियों को जो कि उससे संबद्ध हो क्रियाकरण के लिए सुविधाएं देना हो और जिसके क्रिया क्षेत्र का विस्तार संपूर्ण मध्य प्रदेश पर हो। अगला, मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम के अनुसार प्रशासक नियुक्त किया जाता है आम सभा द्वारा, संचालक मंडल द्वारा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा या रजिस्ट्रार द्वारा। तो इसका सही जवाब है द रजिस्ट्रार द्वारा। प्रशासक से अभिप्रेत तृतीय श्रेणी कार्यपालक से अनिम्न श्रेणी का कोई शासकीय सेवक जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन सोसाइटी के कारोबार के संचालन के लिए रजिस्ट्रार द्वारा प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है और जो रजिस्ट्रार के नियंत्रण के अधीन तथा मार्गदर्शन में कार्य करेगा। अगला, सहकारी संघ का मुख्य उद्देश्य है सहकारिता को शिक्षा देना, सहकारिता का प्रचार प्रसार करना, सहकारिता सेवाओं का प्रशिक्षण देना, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। सहकारी संघ से अभिप्रेत है कोई ऐसी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी जिसका मुख्य उद्देश्य सहकारिता की शिक्षा देना, उसका प्रचार करना, सहकारी सेवाओं का प्रशिक्षण देना और उनका विस्तार करना है। संचालक मंडल के अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशन के अधीन रहते हुए सोसाइटी के कार्यकलापों का प्रबंध करेगा प्रशासक, अध्यक्ष, रजिस्ट्रार या मुख्य कार्यपालन अधिकारी। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा द मुख्य कार्यपालन अधिकारी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी से अभिप्रेत है धारा 49 ड के अधीन नियुक्त किया गया व्यक्ति और जिसे संचालक मंडल के अधीक्षण, नियंत्रण, निर्देशन के अधीन रहते हुए संचालक मंडल द्वारा सोसाइटी के कार्यकलापों का प्रबंधन सौंपा गया है। पांचवा है मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण का गठन हेतु प्रावधान है। तो ये जवाब दिख ही रहा है आपको, धारा 77। मध्य प्रदेश में अधिकरण से अभिप्रेत है धारा 77 के अधीन गठित मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण। देखिए धारा जो 9 है ये पंजीयन से संबंधित, रजिस्ट्रेशन से संबंधित है, धारा 70 समापन से संबंधित है और धारा 58 ऑडिट से संबंधित है। ये अब आपके लिए क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको कमेंट में देके बताना है कि मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत समापक की नियुक्ति हेतु प्रावधान है। तो ये जवाब आपको देना है कि ये किस धारा में प्रावधान है। चलिए धन्यवाद, आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं।
प्लीज़ आप अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एवं कमेंट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे के वीडियो आपको मिलते रहे। धन्यवाद।